मित्रों, जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि आज शिक्षण क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या है बच्चों का बढ़ता ड्रॉप आउट रेट। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण प्रणाली को बच्चों के अभिरुचि परक और बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखकर बनाई जाए। अभी आपने देखा कि कस्तूरी रंगन समिति ने जो नई शिक्षा नीति का जो मसौदा बनाकर दिया था भारत सरकार को, अभी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसे स्वीकार कर लिया। इस नई शिक्षा नीति को भी ध्यान में रखिए कि इसके कौन महत्वपूर्ण प्रावधान थे। भारत में अगर आप देखें, शिक्षा के क्षेत्र में 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी थे और उस नई शिक्षा नीति में 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति की सलाह पर उसमें महत्वपूर्ण सुधार हुए थे। उसके बाद से अभी वर्तमान युग की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति बनाई है। उसके कुछ प्रमुख प्रावधान जो है उनको ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी को करें। साथ में अगर आप देखें, इस बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत एक दो महत्वपूर्ण चीजों पर और भी चर्चा करूंगा। आज का दौर प्रगतिशील शिक्षा का है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा का क्या अर्थ है? प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है जो हमारा 2001 में हमने बताया सर्व शिक्षा अभियान का नारा, सब पढ़ें सब बढ़ें, अर्थात शिक्षा से कोई वर्ग वंचित न रह जाए। हमारे देश में इतनी ज़्यादा आर्थिक सामाजिक विषमता का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि समाज के अनेक निर्बल वर्ग, डिप्राइव्ड सेक्शंस के जो लोग थे वो शिक्षा से वंचित थे। अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग वर्ग के लोग, वुमेन्स, इन सबको विशेष ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था को संचालित करना प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। इसके साथ महत्वपूर्ण एक अन्य प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं। एक अध्यापक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जिस कक्षा को संचालित कर रहे हैं उस कक्षा में अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चों को समझना, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में समान आवश्यकताएं वाले बच्चे नहीं होते हैं। बालकों में उनके मानसिक शैक्षिक स्तर में बहुत सारी विषमताएं पाई जाती हैं। ये ध्यान में रखकर चलना चाहिए। यदि आप केवल अपने हिसाब से ही अपनी नीड्स, अपने ज्ञान स्तर, अपने भाषा स्तर के अनुसार, अपने चिंतन स्तर के अनुसार बालकों को पढ़ाएंगे तो कुछ का तो अधिगम होगा, कुछ का नहीं होगा। उसमें से बहुत पलायन कर जाएंगे और ड्रॉप आउट रेट बढ़ती चली जाएगी। अगर आप प्रत्येक कक्षा पर नजर डालें तो प्रत्येक कक्षा में लगभग 60% बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बालक होते हैं। सामान्य 60% जो बच्चे होते हैं, 60% सामान्य बालक कौन है? जिनका निष्पादन स्तर कक्षा के स्तर के अनुरूप है, यानी जिनका मानसिक और शैक्षिक स्तर कक्षा के अनुरूप है। जैसे आप क्लास 5 को पढ़ा रहे हैं तो क्लास 5 के स्तर के अनुरूप है। और लगभग 40% जो बच्चे होते हैं प्रत्येक कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं। इन विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को आप इस तरह समझ सकते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वे बच्चे हैं जिनका निष्पादन स्तर यानी परफॉर्मेंस या तो कक्षा के स्तर से ऊपर है या कक्षा के स्तर से नीचे है। इन विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में होते कौन है? सबसे पहले हैं प्रतिभावान बालक, टैलेंटेड, गिफ्टेड। अगर आप देखें प्रत्येक कक्षा में लगभग 2% बच्चे ही गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, जिनका ज्ञान स्तर, बौद्धिक क्षमताएं, अभिरुचियां कक्षा के स्तर से होती हैं। वो हमेशा कक्षा में अव्वल रहते हैं, बहुत थोड़े से प्रयासों में ही कक्षा की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ऐसे बच्चे प्रतिभावान बालक होते हैं। दूसरे स्तर के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अगर आप देखें, सृजनात्मक बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बालक,
क्रिएटिव बालक, अगर आप देखें, क्रिएटिव बालक प्रतिभावान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये प्रतिभावान बालकों का कैसे पहचान करेंगे आप? प्रतिभावान बालक हमेशा किसी मौलिक समस्या का समाधान करना चाहते हैं जिससे जीवन, समाज, देश सुधरे। केवल एग्जामिनेशन पास करने के लिए या एग्जामिनेशन में अव्वल आने के लिए नहीं ध्यान देते, वो किसी मौलिक समस्या का समाधान करना चाहते हैं जिससे देश और समाज की स्थिति सुधरे। ऐसे बालक सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। तीसरे स्तर के बच्चे होते हैं पिछड़े बालक। पिछड़े बालक वे बालक हैं जिनका मानसिक स्तर तो सामान्य बालकों की तरह ही है, लेकिन किसी कारण से वो कक्षा में पिछड़ गए हैं। जैसे समय पे एडमिशन नहीं होना, फीस नहीं जमा हो पाना, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं होना, बीमारी का कोई कारण या भाषा संबंधी कोई दिक्कत। यदि इन दिक्कतों को दूर कर दिया जाए तो सभी पिछड़े बालक भी सामान्य बालकों की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, हमारी कक्षाओं में दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, मेंटली रिटायर्ड बच्चे भी होते हैं। समझ में? इन दिव्यांग बच्चों में भी अगर आप देखें, किसी को श्रवण संबंधी समस्या है, कोई दृष्टिबाधित बालक है। 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बता रहा हूं जिसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय बाधितार्थ संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप, ये देहरादून में स्थित है। देहरादून में स्थित है। अंध बच्चों को पढ़ाने के सबसे अच्छी शिक्षण संस्था देहरादून में है। अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान, अली यावर जंग, अली यावर जंग, अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ये शिक्षण संस्थान, ये शिक्षण राष्ट्रीय विकलांग संस्थान हैदराबाद, या अभी विकलांग के लिए शब्द दिव्यांग है। यद्यपि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शब्द हमारे देश में ये यूज किया जा रहा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अर्थ से ये उपयुक्त नहीं है शब्द, क्योंकि दिव्यांग बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें विशेष तरह से न देखा जाए, उन्हें सामान्य समझा जाए, और ऐसे विशेष शब्द उनमें अगर आप देखें हीनता की भावना को जन्म देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन फिलहाल ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है, दिव्यांग शब्द। और अगर आप देखें, मैं चर्चा कर रहा था कि प्रत्येक कक्षा में अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे होते हैं। जो शारीरिक रूप से चुनौती युक्त जो बच्चे होते हैं, शारीरिक रूप से चुनौती युक्त शब्द सबसे बेहतर है इस वर्ग के बच्चों के लिए, ध्यान में रखिएगा। और साथ में अगर आप देखें तो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, मूक बधिर हैं बच्चे, इसके अलावा मोटर प्रॉब्लम वाले बच्चे, हाथ पैर में कोई दिक्कत है, ऐसे बच्चे हैं, यानी इन विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे है ना, के को ध्यान में रखकर हमें शिक्षा संचालित करनी है। इसके अलावा सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के तीनों पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। क्रिएटिव अगर आप देखें, संज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव लेवल, बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर, यानी यदि आप एक इतिहास के अध्यापक हैं तो बच्चों को जो ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं वो इस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण करिए कि जैसे बालक उसी युग में उन्हीं व्यक्तियों और उन्हीं परिस्थितियों में पहुंच गया। संज्ञानात्मक ज्ञान बालक को जैसे बहुत सारी बातें भूल जाती है, रटने के स्तर पर याद है, उसे केवल रटने के स्तर पर याद है। अगर बालक हमारे जीवन की बहुत सारी घटनाएं
जो हमारे संज्ञान में है, संज्ञानात्मक स्तर पे है, वो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए वो हमें नहीं भूलती। इसीलिए हमें जो भी ज्ञान बच्चों को प्रस्तुत कर रहे हैं वो उनके संज्ञानात्मक स्तर में पहुंचाना चाहिए और घटनाओं, परिस्थितियों को इस प्रकार प्रस्तुतिकरण करना चाहिए जैसे घटना को सामने होता हुआ देख रहा है बच्चा। तभी संज्ञानात्मक और साथ में भावात्मक पक्ष हमारे देश के लिए और समाज के लिए, अगर आप देखें, इफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष का विकास भी बहुत जरूरी है। इसके लिए विद्यालय के करिकुलम को समाज और देश की आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित करना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय गान हमारी अस्मिता का प्रतीक है। बच्चों को असेंबली कंडक्ट कराना चाहिए। असेंबली कंडक्ट का दायित्व किसे देना चाहिए? स्वयं बालक को देना चाहिए। इससे बालकों में अनुशासन, स्व अनुशासन की भावना का भी विकास होता है और देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। और इफेक्टिव डोमेन के विकास के लिए हमें बच्चों को सामुदायिक कार्य, कम्युनिटिव कार्य, गरीबों की मदद करना, गंदी बस्तियों की सफाई करना और राष्ट्र निर्माण के लिए रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना होगा। इससे बालक का इफेक्टिव डोमेन और साथ में क्रियात्मक, अगर आप देखें क्रियात्मक डोमेन जो है, इफेक्टिव डोमेन, इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारी चीज़ों का प्रोजेक्ट जैसे कार्यों को बच्चों को कराना चाहिए। क्योंकि सीखा हुआ ज्ञान जब तक व्यवहार में नहीं लाया जाता तब तक वो ज्ञान स्थायी नहीं हो सकता। इसीलिए बालक के सर्वांगीण विकास के लिए हमें बच्चे के संज्ञानात्मक ज्ञान, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष तीनों का विकास करना होगा। धन्यवाद।